मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी आर्टिकलशिप चल रही है, तो जितना थोड़ा बहुत भी मैंने सीखा है तो मैंने सोचा एक आर्टिकलशिप सीरीज से स्टार्ट करूं। तो मैंने जो भी सीखा है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूँ, कि एक ओवरव्यू देते चलूँ कि क्या सीखा है, क्यों करते हैं। क्या ना एक्साइटमेंट रहती है फाउंडेशन वाले बच्चों को, इंटर वाले बच्चों को, कि आर्टिकलशिप में क्या होगा, क्या सीखेंगे। तो मैं एक मिड साइज फॉर्म में हूँ, तो नॉर्मल जो भी काम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लाइन बाय लाइन वीडियो बनाते चलूँगा, कभी जीएसटी रिटर्न की, कभी टीडीएस रिटर्न की, ऑडिट कैसे होता है, वो सब चीज़ें जितना थोड़ा बहुत मैंने सीखा है। ऑडिट तो अभी इतना प्रॉपर मैंने किया भी नहीं है, लेकिन हाँ जितना सीखा है एक ओवरव्यू तो दे सकता हूँ, जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा सुनने में यार कि कैसे क्या काम होता है, आप लोगों को क्या करना है आगे चल के। तो इस वीडियो में जीएसटी रिटर्न से शुरू करते हैं। काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं, GSTR 1, 3B, 2B, 2A और GSTR 9। तो मैं सिर्फ तीन ही बताऊंगा इसमें, GSTR 1, 2B, 3B। तो ये तीन बताऊंगा, उसके बाद हम और वीडियोस में और भी सारी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली सीए फाउंडेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और रिजल्ट देख के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये फाउंडेशन का रिजल्ट है या फाइनल का। सिर्फ 15%। मैंने आज तक फाउंडेशन का 15% रिजल्ट कभी नहीं देखा। तो जिनका भी नहीं निकला है ना, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सितंबर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और सितंबर अटेम्प्ट के लिए सीए वाला के पास है आपके लिए सीए फाउंडेशन संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैच। और सिर्फ सितंबर के लिए नहीं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन सितंबर तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, तो सी वाला के पास सितंबर 24 के अलावा जनवरी 25 के लिए भी बैचेस हैं। सी फाउंडेशन संपूर्ण प्रो सितंबर 24 एंड जन 25 बैचेस, और जिनकी प्राइस सिर्फ 2500 से स्टार्ट होती है। सेकेंडली वो बच्चे जिनने अभी अभी अपना सी फाउंडेशन क्लियर किया है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपने इतने कम रिजल्ट में भी क्लियर किया है, तो आप में काबिलियत तो बहुत है। मैं आपको हर बार सी वाला सजेस्ट करता हूँ। तो अभी रिसेंटली ऑल इंडिया रैंक 1 भी सी वाला ने अपनी दी है सी इंटरमीडिएट में, और बाकी सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं, ऑल इंडिया रैंक 30, ऑल इंडिया रैंक 48, ऑल इंडिया रैंक 49, ये सब सीए वाला के स्टूडेंट्स ने अचीव किया है। तो अगर आपने भी फाउंडेशन क्लियर किया है और इंटरमीडिएट के लिए कोचिंग सोच रहे हो, तो सीए वाला आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। और सीए वाला पे सी इंटरमीडिएट May 25 के स्टूडेंट्स के लिए है, उदेश रेगुलर May 25 बैच। आप सी इंटरमीडिएट उदेश प्रो रेगुलर May 25 बैच के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। अगर मैं इन सारे बैचेस के कॉमन फीचर्स की बात करूं तो यहाँ आपको मिलते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज, 24/7 डाउट सॉल्विंग, 1-on-1 मेंटरशिप एंड फ्री ई बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, हार्ड कॉपी बुक्स फॉर प्रो बैचेस एंड एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस ओनली फॉर प्रो बैचेस। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स एक्सप्लोर करने जा रहे हो, या डिस्क्रिप्शन में मैं सारी लिंक दे चुका हूँ, तो एक बार जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और बाकी कोई भी कोर्स अगर लेने जा रहे हो, तो अपने भाई का कोड BYP200 का यूज़ करके आप 200 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो वेट किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, एक बार जाके चेक कर लीजिए। और हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए GSTR फॉर्म रहते हैं। अगर आपने कंपोजिशन के लिए ऑप्ट किया है तो एक अलग फॉर्म रहता है, तो उसकी हम बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं GSTR 1 से शुरू करता हूँ। GSTR 1 सिंपली सिर्फ आउटपुट सप्लाई का एक स्टेटमेंट है। हर बिजनेस जो GSTR 1 फॉर्म फाइल करता है अपना, वो अपनी आउटपुट सप्लाई दिखाता है कि हमने इतनी इतनी सेल्स करी है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा कोई बिज़नेस है, मुझे हर महीने बताना पड़ता है कि मैंने इतनी इतनी सेल्स करी है और उस पर मेरी इतनी लायबिलिटी बन रही है। ये कैलकुलेट हो जाता है पूरा अपने आप ही। तो ये तो हो गया GSTR 1। इसमें क्या है कि हमारी आउटपुट सप्लाई पूरी गवर्नमेंट को पता चल जाएगी कि हमने कितनी सेल्स करी है। इससे वो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा इससे हमारी कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। ऐसे ही हर बिज़नेस वाले अपना R1 फाइल करते हैं, इससे गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि किस किस बिज़नेस ने कितनी सेल करी है और उनकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है कि टैक्स लायबिलिटी का पता चल जाता है, फिर आपने जो पे किया है वो सही अमाउंट पे किया है कि नहीं किया है, उसका एक आइडिया लग जाता है। तो इस चक्कर में GSTR 1 रहता है। प्लस अब अगला क्या है कि जैसे आपने ITC का कंसेप्ट आपको पता हो कि अगर हम कुछ भी परचेज़ करते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो हम उस पर ITC क्लेम कर सकते हैं। अब ITC क्लेम अगर हम परचेज़ कर रहे हैं, ये चीज़ भी गवर्नमेंट को पता तो होनी चाहिए ना। अब देखो, GSTR 1 मैंने फ़ाइल किया, मैंने उसमें डिटेल्स डाली कि मैंने किसे किसे सेल किया है। तो यानी मैंने उस पार्टी की डिटेल्स डाली होंगी जिसको मैंने सेल किया है। जैसे मान लो मैं A हूँ, मैंने B पार्टी को सेल किया। अब मैंने B पार्टी को जब सेल किया तो मैंने उसकी डिटेल्स डाली होगी अपनी GSTR 1 में कि मैंने इस पार्टी को सेल किया है, ठीक है। अब मान लो कोई पार्टी C है, उसने मेरे को सेल किया। अब उसने अपना जब R1 फाइल किया होगा, उसने डिटेल्स डाली होंगी कि मैंने यस पारिया को सेल किया हुआ है। तो अब गवर्नमेंट को पता चल गया कि पार्टी सी ने
यस पारिया को सेल किया है, यानी यस पारिया ने परचेज़ किया है, यानी उस पर उसकी आईटीसी बन रही है जो उसे क्लेम करना है। यानी गवर्नमेंट को ऐसे ही हर कोई फाइल कर रहा है, तो गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि किसने कितना किससे परचेज़ किया है, किसने कितना किससे सेल किया है। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि आप कितना टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है पे करने के लिए। सेकंड, आप कितना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। थर्ड, कि आप कितना क्लेम करना चाहते हो वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये तो हो गया GSTR1 मतलब आउटवर्ड सप्लाई। GSTR2 भी जो मैं पता चला ना, गवर्नमेंट को पता चल रहा है आप कितना आईटीसी क्लेम कर सकते हो, गवर्नमेंट को सारी डिटेल्स पता चल गई GSTR1 से, तो GSTR2 में रिफ्लेक्ट होने लगता है आपका आईटीसी कि आप इतना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सबकी फॉर्म GSTR1 के हिसाब से आप इतना आईटीसी क्लेम कर सकते हो, गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता चल चुका है, तो उसने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको GSTR2 में अमाउंट दे दिया है कि आप इससे ज़्यादा आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये GSTR1 का कंसेप्ट हो गया कि आप आउटवर्ड सप्लाई आपकी पूरी पता चल जाती है कि आउटवर्ड सप्लाई क्या क्या है, आपने कितनी सेल्स करी है। GSTR2 में गवर्नमेंट आपको बता देती है कि आपका इतना आईटीसी बन रहा है, क्योंकि हमने अपनी सारी डिटेल्स दी हैं परचेज़ करने वाले की, सेल करने वाले की, तो इतना इतना आपका आईटीसी बन रहा है, आपको गवर्नमेंट खुद बता देती है GSTR2 में, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। GSTR2 अपने आप बन जाता है, हमें पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ता है। GSTR3 अब GSTR3 क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। GSTR3 एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, मतलब उसमें हमें GSTR1 की डिटेल्स भी डालनी पड़ती है, प्लस हम कितना आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं वो भी हमें डालना पड़ता है। अब जितना हम आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं वो हमारा 2B से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2B मतलब क्या होता है, जितना गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया है कि आप इतना इतना आपका बन रहा है, आप इतना इतना क्लेम कर सकते हो। और 3B जितना हमारे हिसाब से, अब मुझे पता है आप इसमें कन्फ्यूज़ हो गए होगे, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने किसी पार्टी से परचेज़ किया है, ठीक है, और मैंने किसी पार्टी से परचेज़ किया है, तो सामने वाले ने सिंपल है मेरे को सेल किया है। अब सामने वाला अपनी GSTR1 फॉर्म में मेरी एंट्री डालना भूल गया, मेरा बिल चढ़ाना भूल गया, तो अब क्या हुआ है कि मेरे आईटीसी में वो चीज़ नहीं दिख रही है। मतलब मेरा जो I2 भी डाउनलोड किया अपना, उसमें मेरा आईटीसी नहीं दिख रहा है उस अमाउंट से, क्योंकि जब सामने वाले ने अपना GSTR1 फाइल किया, मेरे को जब मैंने परचेज़ किया, सामने वाले ने सेल किया, तो उसने वो मेरी डिटेल्स नहीं डाली, तो वो मेरे आईटीसी में नहीं दिख रही है। अब मैंने 3B में क्या किया, मुझे लेकिन पता है कि मेरी आईटीसी अगली बार वो मेरा अमाउंट डाल देगा, तो अगली बार मेरे को आईटीसी दिखने लगेगी, तो इस बार मैं क्लेम करना चाहता हूँ तो वो क्लेम कर सकता हूँ, जिससे वो अगली बार सेट ऑफ हो जाएगा। ऐसा अगली बार 2B में मेरा कम दिखेगा, ऐसा सीन रहता है। तो यही सीन है कि सेल्फ GSTR3 से सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसमें मैंने कितनी आउटवर्ड सप्लाई करी है, मैं फिर से एक R1 से मैच करके डालूंगा, प्लस GSTR2 में जितनी आईटीसी है उससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कोई बिल वगैरह चढ़ना रह गया तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि फिर वो अगले महीने सेट ऑफ हो जाता है। तो GSTR3 में जितनी आईटीसी लेना चाहता हूँ वो मैंने डाल दिया है, और फिर GSTR3 फाइल करके मैं पूरी ये डिटेल्स बता देता हूँ कितना मेरा टैक्स लायबिलिटी बन रही है, उतने में से कितना मेरे पास आईटीसी है, और जितना अमाउंट बच रहा है, मतलब GSTR1 के हिसाब से मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जैसे मान लो 1 लाख बन रही है, उसमें से मेरे पास 80,000 का आईटीसी मिल गया है, तो मेरे को गवर्नमेंट को कितना पे करना है, सिर्फ 20,000 पे करना है। ये सब चीज़ें GSTR3 फॉर्म में होती हैं। GST में एक वैसा क्वेश्चन भी आता है 8 नंबर का, वो ऐसे ही रहता है, टैक्स पेड इन कैश वाला, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको एक बार समरी बता देता हूँ पूरी। GSTR1 मतलब आउटवर्ड सप्लाई, अपने गवर्नमेंट को जो भी बताई कि हमने इतना इतना आउटवर्ड सप्लाई किया, हर बिजनेस ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई, इससे गवर्नमेंट को पता चल गया किसने कितना सेल किया है, किसने किससे कितना परचेज़ किया है। अब परचेज़ के हिसाब से हम आईटीसी ले सकते हैं, तो GSTR2 ने गवर्नमेंट ने रिफ्लेक्ट कर दिया कि आप इतना मैक्सिमम आईटीसी ले सकते हो, जिसने सबने GSTR1 फॉर्म फाइल करे उसके हिसाब से आप इतना आईटीसी आपका बन रहा है। 3B में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है कि हम इतना आईटीसी लेना चाहते हैं, और वो हम 2B से ज़्यादा नहीं ले सकते। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपका बिल वगैरह चलना रह गया या कुछ, तो आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो आने वाले महीने में एडजस्ट हो जाएगा, तो ये आप 2B से ज़्यादा क्लेम कर सकते हो। और 3B में हमारा टैक्स पेड की लाइबिलिटी भी निकल आती है। जैसे GSTR1 में आपकी लाइबिलिटी बन रही है, आपने सेल करी है तो आपकी लाइबिलिटी बन रही है 10 लाख की, और आपके पास आईटीसी 8 लाख रुपए का कि आपने परचेज़ किया तो हमें आईटीसी भी मिल गया है, तो आपको गवर्नमेंट को नेट ऑफ कितना ही पे करना पड़ेगा, सिर्फ 2 लाख पे करना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें 3B में होती हैं। तो ये सब रियल लाइफ में होता है, सारे बिजनेस वाले करवाते हैं जो भी GST मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, और ये सब एक आर्टिकल को ही करना पड़ता है। अगर मैं इनके ड्यू डेट्स की बात करूं, जैसे कब हमें ये फाइल करना होता है, तो अगर आपने मंथली ऑप्ट किया है कि अब हमें मंथली फाइल करना है, तो हमें अगले मंथ की 11 तारीख तक R1 फाइल करना पड़ता है GSTR1। जैसे अप्रैल मंथ का है तो हमें मई 11 तक GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। प्लस उसके बाद हमें 3B भी, जैसे हमारा अप्रैल मंथ की 3B है, जितनी टैक्स लायबिलिटी हमारी बन रही है, वो हमें अगले मंथ के 20 तारीख तक हमें 3B भी फाइल करना पड़ता है। तो अगले महीने की 11 तारीख तक आपको R1, और अगले महीने की वही 20 तारीख तक आपको
3 भी फाइल करना पड़ता है, ड्यू डेट्स रहती है। क्वार्टरली है जैसे अप्रैल मई जून का, तो आपका वो डेट जुलाई 13 तक आपको R1 फाइल करना पड़ता है अगर क्वार्टरली है तो। जैसे फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून का हुआ, उसका जुलाई 13 आपकी ड्यू डेट रहेगी और अगले महीने की 13 तारीख। और अगर 3B है, 3B की क्वार्टरली की लास्ट डेट है 22 तारीख। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना यार। तो बाकी यही था इस वीडियो के लिए। ऐसे में और फॉर्म्स वगैरह के बारे में, TDS के बारे में सारी डिटेल्स लाता रहूँगा कि हम TDS रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, वो सारी चीज़ें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर देना और मुझे बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।